जब जब जुल्फी तेरी हो, उड़े जब जब जुल्फी तेरी, उड़े जब जब जुल्फी तेरी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरे नर्म जुल्फों की छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, और ये तीरगी जो मेरे जिस्म का मुकद्दर है तेरे नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम नहीं, तेरी जुस्तजू नहीं। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। साहिर साहब का एक एक गाना मुझे लगता है कि एक एक पॉडकास्ट का चैप्टर होना चाहिए, और पढ़ाने लायक सब्जेक्ट है कि एक गाने पे आप पढ़ाई करें। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। ये गाने तो ऐसे हैं कि हर गाना बताइए, एक एक गाना, और खासकर जब आपके जैसे बताने वाले हो तो हर गाने में इतनी बारीकियां देखने को, सुनने को, समझने को मिलता है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, लेकिन मर्दों ने उसे क्या दिया? मर्दों ने उसे बाजार दिया। हम फूल है औरों के लिए लाए हैं खुशबू, अपने लिए ले दे के बस एक दाग मिला है। क्या बात। जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, लेकिन जो सांस पे गुजरी है किस दिल को पता है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में एक ऐसे शायर की जिसने मोहब्बत भी लिखी, जिसने बगावत भी लिखी, जिसने समाज का सच भी लिखा, भगवान के दर्शन भी कराए। जब लिखने पे आए तो पूरी दुनिया लिखती। मोहब्बत लिखी तो उन्होंने लिखा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और जब दर्शन लिखा तो बोला ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। प्यार का वो रूप भी लिखा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। मत मोहब्बत में इस रूप को आज तक लिखने वाला ऐसा कोई शायर पैदा नहीं हुआ है भारतीय इतिहास में। यूं कहे कि भारत के सिनेमा के इतिहास में ऐसा शायर ना आया था, ना आया है, ना कोई आएगा। साहिर लुधियानवी पे चर्चा करने के लिए इस बार हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर मृदुला डांडे जी, जिनके साथ हमने लास्ट एपिसोड लता मंगेशकर और पे काफ़ी चर्चा की थी। इस बार फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ, और जब साहिर की बात हो तो मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कोई बताने वाला हमारे बीच में है नहीं। स्वागत है मृदुला जी। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच कि आप आई, और जी। साहिर पे चर्चा हो, और मेरे जहन में एक ही नाम आया कि आपको बुलाऊं इस पॉडकास्ट पे। और साहिर पे शुरुआत करेंगे जी। और पहले आप जो अपना लास्ट एपिसोड था वो बहुत ही अच्छी चर्चा हुई इसकी, उसके बारे में काफ़ी बात हुई थी। बिल्कुल, और उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि भाई उनसे तो हर हर टॉपिक पे बात की जाए, साहिर पे बात हो, शैलेंद्र पे बात हो, एलपी पे बात हो, मतलब आपके ज्ञान के बारे में पूरा भारत सुनना चाहता है, जानना चाहता है। और लोग सरप्राइज हुए कि लोग जाने कैसे नहीं अभी तक। जी, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था और काफ़ी कमेंट्स भी बहुत अच्छे-अच्छे आए, और लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि बिल्कुल मुझे बहुत आनंद हुआ है। बहुत अच्छा रिसीव किया पहला हमारा जो पॉडकास्ट हुआ है, जो मुलाकात हुई। तो लोगों के कमेंट्स में भी ये विषय था कि काफ़ी विषयों पर हमें बात करनी चाहिए। तो आज हम आपके लिए यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी बातें साझा करने जैसी हैं। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ मैं जानती हूँ या मैं बहुत ही पूरा कुछ जान पाई हूँ, क्योंकि साहिर लुधियानवी जैसे जो कवि हैं, जो शायर हैं, गीतकार हैं, उनकी नज़में हैं, सब उनका काम इतना बड़ा है, एक महासागर है। लेकिन कुछ-कुछ जानने की कोशिश की है, ख़ास तौर पर संगीत के दृष्टिकोण से। जी। नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसे लोग हैं जिन्होंने इस पे रिसर्च किया, जी। पढ़ाई की और अपना जीवन समर्पित कर दिया, खासकर भारतीय सिनेमा संगीत को। और हम लोग लकी हैं इस जनरेशन में कि जो आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और ये बातें तो रिकॉर्ड जी, होगी इन मेरा ये फ्यूचर के लिए। भाग्य है कि मुझे कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि साहिर जैसे कलाकार, साहिर जी जैसे कलाकार जो हैं वो, उनका जब मैंने स्टडी किया है, जो रिसर्च किया है, तो उसे मेरे ही पास रखना मुझे अच्छा नहीं लगा।
तो क्या बात है! क्योंकि ये सबके लिए एक देन है और आज की तारीख में भी रिलेवेंट शायरी है हुँ, साहिर जी की और काफ़ी कुछ आज भी मिलता है, सीखने को मिलता है। तो क्यों ना ये सबके साथ साझा किया बिल्कुल। जाए। तो शुरुआत की जाए और जी, मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए आपके पास ज़्यादा अच्छी ओपनिंग होगी कि उन पे कहाँ से शुरुआत हो, क्योंकि मैं तो बड़ा कन्फ्यूज़ रहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ। वो शायर शुरू करूँ जो जिनके पिताजी जिसने बच जन्म तो लिया एक ज़मींदार के फैमिली में और बिल्कुल जिनको माँ के सही। साथ एक गफ़लत की ज़िंदगी जीनी पड़ी। उस शायर के बारे में बात करूँ जिसने प्रोग्रेसिव शायर एसोसिएशन जॉइन किया भारतीय जब भारत गुलाम था, उस शायर के बारे में बात करूँ, जो बेचैन था कि जो समाज में भेदभाव है, ऊँच-नीच है, सही, सही बात। उस शायर के बारे में बात करूँ जो कि प्यार-मोहब्बत पे लिखने आया तो लिखा जी, कि छू लेने दो जी। नाज़ुक होठों को। तो आप शुरुआत करें, मैं वो हुँ। चाहूँगा कि आप बताएँ कि कहाँ से शुरुआत हुई इनकी? जी, जी, जी। आपने बिल्कुल सही फरमाया क्योंकि साहिर जी का बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा जी, है। और जैसे कि आपने कहा कि उन पूरे वो माताजी ने उनको उनकी पालन। पाल-पोस के बड़ा किया। अकेली थी वो क्योंकि पिताजी के साथ उनका वो नहीं रह रहे थे और फिर ऐसी बातें हुई कि साहिर जी और उनकी माताजी इनके बीच का जो एक रिश्ता था, वो बहुत ही अलग तरीके का एक रिश्ता था। क्योंकि पूरी ज़िंदगी साहिर जी अपनी माँ पर निर्भर रहे। ऐसा मैंने पढ़ा है कि जीवन के छोटे-छोटे भी डिसीज़न्स जो है वो जी, नहीं अकेले नहीं कर पाते थे। अच्छा, तो उनकी माँ का होना और वाह! माँ से उनको हौसला मिलना हुँ, या फिर सपोर्ट मिलना कि तुम अच्छा लिख रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, उनके लिए काफ़ी मायने रखता था। हुँ, तो माँ की बहुत ही एक अहमियत है उनकी ज़िंदगी में क्योंकि ओवर प्रोटेक्ट भी किया है माँ जी ने उन्हें। राइट, तो एक थोड़ा उनका बचपन इस संघर्ष में ही गुज़रा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि इसके बावजूद देखिए इंसान का जो बचपन है इतना उस पर इम्पैक्ट रहता है बिल्कुल सही। कि ऐसा नहीं हुआ कि साहिर जी की कुछ प्रतिभा कम हो गई। हुँ, लेकिन जो उन्होंने देखा, अपनी माँ को एक संघर्ष करते देखा, माँ का दुःख देखा, माँ पर होने वाला अत्याचार देखा, ये सब देख के उनकी रचनाओं में जो स्त्री का चित्रण आता है, उस पर इसका बहुत गहरा प्रभाव है। बिल्कुल, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ और ये बहुत ही गौरवशाली बात है हमारे लिए, ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, जी, कि साहिर जी की रचनाओं में महिलाओं का चित्रण बिल्कुल दुर्बल जैसे नहीं किया है। उनकी रचनाओं में चाहे जितना अन्याय हो, हुँ, शोषण का चित्रण उन्होंने किया, हुँ, एक्सप्लॉयटेशन दिखाई देता है, हुँ, लेकिन स्त्री बावजूद इसके संघर्ष में अपनी ज़िंदगी रख के कैसे खड़ी हो आगे बढ़ जाती सकते है, हैं। रिबेल कैसे करती है, क्रांति कैसे करती है, एक खुद को शक्तिशाली स्त्री कैसे बनाती है, इसका चित्रण साहिर जी ने बहुत बखूबी से किया है। और इतना मैं हमेशा एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस उम्र में हुँ, इंसान एक फ्री ज़िंदगी जीता है, बिल्कुल, युवावस्था जो है, जवानी के दिन है, तो कुछ समाज में जो हो रहा है, उसके ऊपर बहुत कम बार ध्यान जाता है। लेकिन साहिर एक ऐसे कलाकार थे, जिनकी जवानी में भी, युवावस्था में भी उन्होंने शोषण देखा, इनइक्वालिटीज़ देखी, हुँ, समाज में जो हो रहा है, स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, मज़दूरों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब उन्होंने अपनी बिल्कुल युवावस्था में देखा है और वो बहुत दुखी भी हुए हैं। और उसी वक़्त जिसका ज़िक्र आपने किया कि लाहौर में एक तो बहुत ही शायरी करते-करते और प्रोग्रेसिव मशहूर शायर वाले ग्रुप को बिल्कुल जिन जिनको मशहूर हो गए थे। बिल्कुल, तल्खियाँ भी उस वक़्त आई, परछाइयाँ आई, तो कुछ-कुछ जो पेपर्स है उसका संपादन करते थे साहिर जी। जी, प्यार करने की उम्र है और प्यार भी उन्होंने किया ज़रूर, लेकिन उस प्यार में भी एक पल के लिए भी उनके दिमाग से ये सामाजिक विषमता नहीं गई। इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है उस वक़्त कि मेरी महबूबा कहीं और मिला कर मुझसे, हाँ, हाँ, ताजमहल में मत मिल मुझे। क्योंकि ताजमहल लोगों के लिए तो एक मोहब्बत का प्रतीक है, प्यार का एक बहुत बड़ा मंदिर है हुँ, ताजमहल। लेकिन साहिर जी को ऐसे नहीं लगा। साहिर जी ने कुछ अलग नज़रिए से
ताजमहल को देखा है कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। हाँ, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, जी, एक तू और मैं नहीं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मोहब्बत की है। लेकिन क्या ये जो आप देख रहे हो, सिंबल दिया। ये सिंबल देख रहे हो, ये वैभव देख रहे हो, क्या उनके नसीब में ये था? नहीं था। हम्म, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, हम्म, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वे लोग अपनी ही तरह मुफलिस थे। वाह, एक गरीबी, यही उनका दोष था, यही उन्होंने पाप किया था, इसलिए उनके मोहब्बत को ये ग्लोरी नसीब में नहीं थी। देखिए, और फिर उसी में उन्होंने लिखा कि उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, हम्म, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, जिनकी कारागिरी तुम यहाँ पे देख रही हो, ताजमहल में उन्हें भी तो मोहब्बत होगी। उन तो मजदूरों की। हाँ, मतलब इतना सब कुछ लिखते हुए हम्म, कि ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, या ये महल, ये हम्म, मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, वाह! लेकिन मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, क्योंकि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है उड़ाया मजाक। मजाक। तो हम महसूस कर सकते हैं जी कि जी। इतनी युवावस्था में भी इतने वो अ, संवेदनशील थे, उन्होंने इतना गहराई से जाना है वो दुख को। इसलिए उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने हर चंद गमे इश्क को खोना चाहा, हम्म, मैंने हर चंद गमे इश्क इश्क। को खोना चाहा, गमे उल्फत गमे दुनिया में समोना चाहा। हम्म, दुनिया का दुख और मेरा दुख कोई अलग नहीं है। मेरा एक व्यक्तिगत दुख भी है, लेकिन वो दुनिया के दुख में भी शामिल है। हम्म, तो बहुत ही गहराई से सोचा है उन्होंने उस वक्त भी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और समझ सकते हैं कि युवा जो लड़का एक शायर भी है और उसकी बेचैनी मन की, और जिसने समाज में इतनी सारी इक्वलिटी को देख रहा है कि एकदम इक्वल नहीं है सोसाइटी। जी, जी। किसी को किसी नज़रिए से देखा जा रहा है, किसी के प्यार को किसी और नज़रिए से देखा जा रहा है। और मुझे एक चीज़ बताएं कि इनकी शुरुआत बॉलीवुड में कैसे हुई, कहाँ से एंट्री हुई जी, इनकी? जी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ एस टी बर्मन के साथ शुरुआत हुई थी। बरमंदा के साथ जी, ही अगर आप। शुरुआत हुई, और उनके शायरी में जी, जो एक रोमांटिक रंग था, वो भी बहुत खूबसूरत था। क्योंकि देखिए, उन्होंने पैसा के लिए भी लिखा, हाँ, और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि जब हम चले, मतलब वो चाल देख के की हुई शायरी है कि जब हम चले तो साया भी अपना साथ न दे, जब हम चले तो साया भी अपना साथ न दे, जब तुम चलो ज़मीं चले, आसमां चले, जब हम रुके तो साथ रुके शामे बेकसी, जब तुम रुको बहार रुके चांदनी रुके। तो ये अलग अंदाज था, ये कुछ मिजाज ही अलग था उनका। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब उनका प्रवेश हिंदी चित्रपट संगीत में हुआ है, जी, इस दुनिया में हुआ है, उसके पहले की पोएट्री जो पाते हैं हम हिंदी सिनेमा में, वो और बाद की पोएट्री, इसमें फ़र्क हो गया। अच्छा। ऐसा नहीं था कि पहले गाने नहीं थे, हुँ, गाने तो थे, कविताएँ लिखी जाती थी, गाने लिखे जाते थे, अच्छे थे गाने, अच्छे चले भी। हुँ, लेकिन हिंदी फ़िल्म सॉन्ग में पोएट्री यानी काव्य का दर्जा जो है, तो बहुत ही गहराई का महसूस होना शुरू हुआ कि ये गहराई वाली बात कुछ हो रही है, जो आज तक प्यार मोहब्बत के नगमे हमने बहुत सुने, हुँ, लेकिन साहिर जी ने जो लिखा, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। एक बार मजरूह जी ने कहीं पर लिखा था, वो मुझे याद आ रहा है कि मीटर पर अगर लिखना हो, तो कोई अगर आम शायर यहाँ पर रहता उनकी जगह, तो ना 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 हुँ, ना हुँ, हुँ, ना हुँ, ना, ये रा 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 रा, अगर ये मीटर आपको दिया है, ये जी, धुन आपको दी है, जी, तो कोई आम अगर शायर होता, उन्होंने ही ऐसा कहा है, तो हुँ, इसी मीटर पर हुँ, आजा आजा बालमा, हाँ, हाँ, ये बिल्कुल भी बात लिख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मीटर तो वही है, हाँ, सुर वही है, हुँ, तो
लेकिन बीइंग साहिर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने लिखा, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। तो आजा आजा बालमा और सुन जा दिल की दास्तां, इसमें जमी एक आसमान का जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल क्वालिटेटिव फर्क आप बिल्कुल महसूस कर बिल्कुल। सकते हैं। फिर दूसरा जो गाना है उनका बाजी का, हम्म, अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले, वो गाना गजल के फॉर्म में है देखिए, लेकिन अच्छा उसको ट्रीटमेंट जो बर्मन दा ने दी है वो क्लब सॉन्ग की ट्रीटमेंट दी है। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले दांव लगा ले। ये गाना गीता बाली गाती है बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन पर, सुना है सुना है। और ये इतना सुपरहिट हुआ जी कि लोगों को ये समझ में आया, ये ज़हन में आया उनकी कि ये बात कुछ अलग है, हम्म, क्योंकि ये सिर्फ़ क्लब सॉन्ग नहीं है, या सिर्फ़ एक लाइट मूड का गाना नहीं है खिलता हुआ गाना नहीं है। और ये कोई आम लिरिक्स भी नहीं है। बिल्कुल, क्यों नहीं है? क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो। एक थॉट है। बिल्कुल क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, ये सही मायने में जीना जी है। और हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, हम्म, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, ये सब थॉट पहले कहाँ आया था? ये पहली बार इतना गहराई से हिंदी चित्रपट संगीत में काव्य आया हुआ शुरुआत हुई है। उनकी। बाजी के बाद मुझे लगता है एस डी बर्मन के साथ काफ़ी काम किया उन्होंने और एक प्यासा जो कल्ट रही जी, जी, जिसे जी। आज तक लोग बिल्कुल, जिसका रिप्लेसमेंट न नहीं है। भूलने वाली बात है। बिल्कुल न भूलने वाली बात है, क्योंकि खुद शायर थे जी और खुद समाज में इतना संघर्ष उन्होंने किया हुआ है, तो अ, ज़ाहिर है वो तो छलक मतलब रिफ्लेक्ट होगा ही उनकी कविता में, कि एक तरीके का एक फ्रस्ट्रेशन है, एक निराशा है जी कि स्वतंत्रता पाने के बाद भी क्या हम वो हासिल कर पाए। सपनों वाला भारत कुछ मिला है हमें? कुछ हमारी अ, इनइक्वालिटीज़ कम हुई, ज़ुल्म कम हुआ, अत्याचार कम हुए? हम्म, नहीं हुए हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन से लिखा हुआ है, और ज़ाहिर है कैरेक्टर भी कवि की ही थी। हम्म, गुरुदत्त साहब से उनकी जो दोस्ती बॉन्डिंग है, हाँ जी जी, बॉन्डिंग है, वो दिखाई देती है कि जिन्हें नाज़ है हिंद पर, आप हिंद, ये मेरा भारत महान आप कहते हो, आपको नाज़ भी है, गर्व है अपने देश पर, लेकिन क्या वो लोग ये देख रहे हैं? ये भी हमारे ही देश का चित्र है कि क्या चल रहा है, कैसे सब जो उसमें बिल्कुल उस समय जो वर्णन दौर आया था। है कि सब सौदा सौदा हो रहा है, बिल्कुल छोटी लड़कियाँ उनकी उसे कोई बेच रहा है, कोई ट्रू खरीद रहा है, मतलब ये सब मैं जब देखती हूँ, आज हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये तो अभी भी वैसे ही चल रहा बिल्कुल है बिल्कुल देखिए। बिल्कुल। नहीं और वो किरदार भी जो गुरुदत्त ने निभाया मुझे लगता है वो कहीं न कहीं साहिर खुद रिफ्लेक्ट होते थे उस किरदार में, जी, वो जी, फ्रस्ट्रेशन जी। समाज के प्रति। और उसके 3-4 गाने और तीनों अलग मोड के गाने हैं। बिल्कुल, मतलब एक बिल्कुल। जगह वो जहाँ बोल रहे हैं जहाँ मुझे ना जिन्हें नाज़ है हिंद पे, दूसरी जगह बोल रहे हैं ये दुनिया मिल भी जाए तो तो क्या है? क्या है? फिर वो बोल रहे हैं कि जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार प्यार के को बयान। मतलब मतलब एक 3 मोड हाँ, का 3 आदमी और एक आम आदमी जिसकी 3 इच्छाएँ हैं। एक बिल्कुल। समाज से सोचता है, एक प्यार के बारे में सोचता देखिए है ना, ना? और एक कितने भगवान के रंग बारे में है सोचता है। एक ही शायर में, कितने रंग थे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उनका एक मुख्य जो मुझे लगता है, उनका एक प्रमुख जो रंग है, वो क्रांतिकारी रंग है। ये तो उन्हें बात हमेशा ये डर नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये एंग्ज़ायटी, ये चिंता हमेशा रही है कि क्या हमारे बाद ये सब रहेगा? क्या लोगों को ये बाद में भी अच्छा लगेगा? क्या लोग मुझे सुनेंगे? क्योंकि उसकी जो जड़ है ना, हुँ, वो ताजमहल कविता में है। अच्छा, हाँ, जो कलाकार कुछ करता है, क्या उसका नामो-निशान रहेगा या नहीं रहेगा? इसलिए हम मतलब पढ़ते हैं जब कि उनके पैरों के मकाबिर रहे बेनामो-नमूद, हुँ, आज तक जलाई ना किसी ने वहाँ पे कंदील। जिन्होंने ये ताजमहल बनाया हुँ, है, उनको नहीं लगा होगा कि हमारे भी प्यार में, मेरे बीवी के प्यार में एक मकबरा बनाऊँ, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है, और ये डर,
ये चिंता, ये एंग्जाइटी साहिर जी में हमेशा रही है, और उसी में शायद बाद में उन्होंने जो लिखा है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, उस पर बाद में आएंगे हम जी, लोग। जी। लेकिन आपने जिसका जिक्र किया, तो प्यासा है, देन घर नंबर 44, बरमंदा के साथ बहुत अच्छे-अच्छे गाने बनाए। एक गाना हम भूल रहे हैं, ठंडी हवाएँ लहरा के आए। बिल्कुल। देखिए, ठंडी हवाएँ लहरा लहरा के आए तो क्या बरमंदा ने धुन बनाई, और इतनी प्यारी धुन बनाई कि वो फ्लो, हवा का झोंका हम महसूस कर सकते हैं। ठंडी हवाएँ लहरा के आई, रुत है जब हमको यहाँ कैसे बुलाई, ठंडी हवाएं। तो एक जैसे लगता है हवा का झोंका आ रहा है और हम झूम रहे हैं। फिर एक गाना बरमंदा का बहुत खूबसूरत है, उसे भूलना नहीं चाहिए। जैसे हम संगीतकारों के बारे में जब जी, बात करते हैं, जी। तो जो लिखा हुआ है, फैली हुई है सपनों की बाहें, हाँ, आजा चल दे चलते कहीं दिखा दूर। है। इतना खूबसूरत गाना बनाया बरमंदा ने, और लता जी की आवाज, आज तक वो गाना उतना ही खूबसूरत है, उतना ही अच्छा लगता है। हमें एक अलग दुनिया में वो गाना लेके जाता है। क्या बात है! फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर। अब देखिए, कंपोजर और कवि, कितना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और जो लिखा है आजा चल दे कहीं दूर, हुँ, तो दूर शब्द जो आता है ना, उसको जो स्टीवन बंदिल। ट्रीटमेंट दिया है, जी, आजा चल दे कहीं दूर, इसमें हमें वो रास्ता दिखाई देने लगता है। ये कंपोजर का कमाल है। साहिर जी के शब्द और बरबंदा की धुन, ऊदी घटा के साए तले चुप जाए, तो घटा तो ऊपर है, हुँ, तो बरमंदा के सुर भी ऊपर की सप्तक में आप पाएंगे। ऊदी घटा के साए तले छुप जाए, धुंधली फिजा में कुछ खोए कुछ पाए, ऊदी घटा के, मतलब जैसे गाना घूम रहा है, जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, शब्द आपको, कविता आपको एक दिशा ले दिखाती जाती है। है। अगर संगीतकार उस दिशा को समझ पाता है, तो ही ऐसे गाने आते हैं। वाह! तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि बरमंदा ने, देखिए कितनी खूबसूरत, मतलब इतना सा गाना ट्रू, है दो ट्रू। अंतरे का, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज भी बिल्कुल सही, बरकरार है। बिल्कुल सही। जी, जी। और लगभग मैं प्यासा के लि जितने भी गाने हैं, उनको गाने मैं सुनता हूँ, तो गाना नहीं, स्टेटमेंट लगता है कि मतलब वो आदमी बोल रहा है कि ये होना है। मतलब बिल्कुल, ये डायलॉग से एक विचार हैं, क्रांतिकारी विचार हैं हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जब वो बोल रहे हैं कि जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार को प्यार मिला। मतलब ऐसा कौन आदमी है जिसको प्यार मिलता है? प्यार देखिए, मिलता कहाँ है इस दुनिया में? देखिए, देखिए। और साहिर साहब ने लिखा, और बरबंदा का, और जब वो पर्दे पे हम लोग देखते हैं उनको, गुरुदत्त साहब को परफ़ॉर्म करते हुए, आहा! हमने तो जब कलियां मांगी कांटों उनका का हार हार मिला। मिला, क्या लिखा है साहिर जी ने, क्या बात है। और धुन भी, मतलब कहीं पर भी बरमंदा ने, देखिए, एक संयम, कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो हर कलाकार के लिए बहुत ही अहमियत तो रखती है, लेकिन बहुत कठिन है। बिल्कुल सही। मैं किस मामले में कह रही हूँ कि यहाँ दोनों जितने भी आपने अभी जिक्र किया कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहीं पर भी बरमंदा ने खुद की स्टाइल थोपने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल, उल्टा उन्होंने ये प्रयत्न किया है कि जितने रियलिस्टिक साउंड्स हैं, ये भी उसका यूज़ बरमंदा करें। की, जी, जी, खाँसी आपको सुनाई हाँ, देती हाँ, है, हाँ। आपको तबला ट्यून हो रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो मतलब एक सुनते-सुनते आप उस वातावरण में चले जा रहे हैं कि वो कोठे से निकल रहा है कहीं पर। और दुःख किस बात का शायर को है, देखिए, कि ये है मेरा भारत, ये है मेरा हिंदुस्तान, जहाँ पे मैं ऐसे एनीमिक चेहरे देख रहा हूँ, जिन पर कोई कोई आभा नहीं है, कोई ओह! तेज नहीं है, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि, मतलब वो सब दिखाई देता है एग्री, एग्री। कि किसी का भी चेहरा खिला हुआ नहीं है, जिस्म बिका हुआ जा रहा है, कोई खाँस रहा है, मतलब एक ओवरऑल उदासी छाई हुई है, हुँ, और ये मेरे सपनों का हिंदुस्तान नहीं है। तो ये सब चीज़ें बरमंदा ने भी उसे इतना साफ रखा है, हुँ।
कहीं पर भी धुन उस पर हावी नहीं हो रही, उल्टे कुछ साउंड्स हैं जो मदद करते हैं वो एटमॉस्फेयर हमारे सामने लाने के लिए। मैं वही सोचता हूँ कि प्यासा एक खुद में एक चैप्टर है जिसमें कि कितने भी घंटे बात करें प्यासा खत्म नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही और बात। हमारे पास साथ आज सजन मोहे अंग लगा ले, अंग जैसे क्योंकि हम आपकी आँखों में, इतना खूबसूरत गाना बना, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दें तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दें तो। बहुत बहुत तो खूबसूरत गाने बने। तो एक तरफ जहाँ वो लिखते हैं कि पूछते हैं कि वो जाने वो कैसे लोग थे, जी। और वहीं पे इनका एक अलग रूप आता है जहाँ पे वो रवि के साथ, मुझे लगता है संगीतकार रवि के साथ लिखते जी, हैं कि जी, छू जी। लेने दो नाजुक होठों को। मतलब वो परमिशन माँग रहा है एक लड़का कि, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या कितना ये कॉन्ट्रास्ट है? बहुत ही नाज़ुक शायरी, मैं हमेशा कहती हूँ कि उपरोध है, उपहास है, जब तीखापन है, साहिर जी की जो शैली है, उसमें जितना तीखापन आप पाओगे, उतना ही कोमल एक सुर है उसमें। और इसी उनका जो टेम्परामेंट भी था अलग, तो एक रोचक बात वो भी है कि ईगो तो था, बिल्कुल था। और जैसे 2 तलवारें हैं, एक दूसरे पर अगर वो बरस पड़े तो जिस प्रकार से अंगारे ही निकलेंगे उसमें से। तो वो मेरे ख़्याल से बरमंदा और नैयर साहब, दोनों के साथ उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन बाद में साथ में काम नहीं कर पाए। क्योंकि उनको लगता था कि शायरी मेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हुँ, और गाने चलते हैं तो मेरी शायरी की वजह से चल रहे हैं, और संगीतकार से 1 रुपया ज़्यादा ज़्यादा चाहिए। मुझे चाहिए, ऐसा भी उनका मानना था। लेकिन मतलब बातें ये तो काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन एक था, गुरूर था, और गुरूर होना भी चाहिए, मुझे होना अगर भी चाहिए। आपका नाम साहिर हो तो आपको गुरूर चलता भी है। बिल्कुल, उन्हें वो शोभा देता था। बिल्कुल, मतलब इसलिए आपने ज़िक्र किया रवि साहब पर, मैं आ ही रही हूँ, जी, लेकिन नैयर साहब बीच में वो भी नहीं गए थे। जी, शुरुआत की दौर में नैयर साहब, और उन्होंने नया दौर के लिए काम बिल्कुल किया, नया दौर। और उसमें एक काफ़ी एक अलग बात हुँ। बोलना चाहती हूँ, कि जैसे मैंने आपको कहा अच्छा, ना। एक चीज़ सिर्फ़ मैं जी, बीच में हाँ। कट कर रहा हूँ पूछने की, जब ये एस डी बर्मन के साथ काम कर रहे थे, तो पैरेलली ओपन एयर के साथ काम करने लगे थे? जी, वो देखना पड़ेगा, मतलब टाइम कल देखेंगे, हाँ। क्रोनोलॉजिकली, जी, लेकिन पहले तो बरमंदा है, पहले बरबंदा पहले ही थे। बरमंदा है। लेकिन नैयर साहब के साथ देखिए टेम्परामेंट मैच भी होते हैं ना हुँ, पहले, बाद में आप काम चाहे करते हैं। जुदा हो जाए, लेकिन पहले मैच क्यों होते हैं वो भी क्योंकि देख ऐसे लें। शायर का एक्सेप्ट करना बॉलीवुड सिनेमा में ये मुश्किल काम है। बिल्कुल, और उनके लिए रिबेलियन होना, जी, नैयर साहब रिबेलियन खुद थे, हाँ, वो तो ओपी क्योंकि नैयर थे। नैयर साहब है वो, उनकी भी पंजाबी हाँ, एक बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी खुद मस्ती थी क्रांति है, ही। हाँ। तो उनके गानों में स्त्री का जो व्यक्तित्व दिखता है, हुँ, उस पर मैं आने वाली हूँ, कि नैयर साहब के गाने हमेशा आप एक, जो मतलब जी, नैयर साहब के गाने जो साहिर जी ने नहीं लिखे, हुँ, वो भी अगर आप देखें तो पावरफुल आपको एम्पावरमेंट है महिलाओं का। वुमन दिखाई देती जी, हैं। जैसे आइए मेहरबां के अगर हुँ, काव्य आप देखो तो देखा मचल के जिधर बिजली गिरा दी उधर, किसका जला आशियाँ बिजली को ये क्या खबर। हाँ, बिल्कुल। या लोग कहे मैं बावरी, मेरे उलझे उलझे बाल, मेरा काला काला दिल है, मेरे गोरे गोरे गाल, मैं चली जिस गली झूमे सारा गाँव रे, पूछ मेरा क्या नाम रे। मतलब ये सब गाने शायर के हाँ, नहीं है, महिला लेकिन एक मस्ती, नैयर साहब की मस्ती भी दिखती है, हुँ, और उनके जो गाने हैं हुँ, उनमें जो स्त्री है, वो स्त्री बिल्कुल पावरफुल है। हाँ, पावरफुल है, निर्भीक है, उनको कुछ हाँ, सोचने की ज़रूरत नहीं है। और खुद के प्यार का इज़हार करने में उसे डर नहीं लगता। हुँ, उस दौर और में। उस दौर में, लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ी अदब है, हुँ, चीप नहीं लगती। हुँ, और इसीलिए एक गाना नैयर साहब का मैं उदाहरण देना चाहूँगी, नया दौर का। हुँ, हमेशा मतलब काफ़ी बार हम देखते हैं कि डुएट जब होता है ना, हुँ, और एक-दूसरे की अगर सुंदरता की आप तारीफ़ कर रहे हो, जी, तो पहल जो है वो पुरुष करता है, आदमी करता है। उसको साथ देने वाली महिला महिला है, होती है। औरत है, प्रेमिका है। जी, लेकिन ये जो गाना बना, उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, हाँ, उसकी हवाएँ का पहल दिल। एक स्त्री कर रही है, और कितनी खूबसूरती से कर रही है। मतलब वो ओ
उड़े जब जब जुल्फी तेरी हो, उड़े जब जब जुल्फी तेरी, उड़े जब जब जुल्फी तेरी, कवारियों का दिल मचले। मतलब ये दिलीप कुमार साहब को वैजंती बिल्कुल माला बोल बिल्कुल रही बोली। है, पहल वैजंती माला करती है, हाँ, ये भी अलग रंग है। देखिए, ट्रू ट्रू। स्त्री पहले कहेगी, हम्म, उसी प्रकार जो रवि साहब का गाना बना है, हम्म, अ, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत मोहब्बत कभी कभी कभी। कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। उसमें एक लाइन आती है, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी। तो हाँ, जैसे उसे कन्विंस हाँ, कर रही है कि सबसे आपको जीवन के कुछ न किसी मोड़ पर किसी की जरूरत आपको महसूस होगी। होगी। तो वो भाव जो है, वो साहिर जी की खासियत है कि उनके उनके शायरी में जो स्त्री है वो वो बहुत पावरफुल है, अलग ही है। मतलब पावरफुल वो है। खुद के प्यार का इजहार भी करती है, वो बहुत स्ट्रांग भी है, बच्चों को पालती है, जुर्म सहन नहीं करती, उसके खिलाफ आवाज बगावत उठाती करती है, है। बिल्कुल। तो ओपिनियर इनके इन पे अगर थोड़ी बात करें, ओपिनियर और इनकी जो बॉन्डिंग थी साहिर जी की, जी उस पे जी कई फिल्में आई। जी। आपकी फेवरेट कौन सी रही जिस पे आप बात करना चाहें? जी, नया दौर नया दौर आपकी सबसे सबसे बहुत, फेवरेट है। क्योंकि साथी हाथ बढ़ाना तो एक अकेला थक एक जाएगा। क्या बात है। और फिर आना है तो आ, राह में कुछ हाँ, कैद नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर अंधेर नहीं। नहीं है। मतलब इतना अच्छा लिखा है। फिर सोने की चिड़िया, हाँ, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मैं तो कहना चाहूंगी कि इस गीत से काफी लोगों ने जो आत्महत्या तक पहुंचे थे, सुसाइड वापस करने वाले थे, उनकी मतलब हौसला बढ़ा के वो जिंदगी में वापसी की वापस उन्होंने। लौट के आए। कि कितना कितना गहराई से लिखा है और कितना इंसाइटफुल है। देखिए, आपको जिंदगी जो है वो सभी रंग लेके आती है, ट्रू। एक ही रंग नहीं है जिंदगी का, उसी का रंग है। एक जुल्म भी है, दुख भी है। और जयदेव साहब के लिए जो हम दोनों में लिखा, दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते। मतलब तो हर किसी को गम है। बिल्कुल उसके बाद मुझे लगता है फिर रवि इनके रवि लाइफ में आए। साहब ने बहुत काम किया। जी। मतलब रवि साहब ने साहिर जी के साथ उनकी जोड़ी बनी। जोड़ी क्यों बनी उसकी जिसको भी जोड़ी बोली वजह, जाती है। हाँ, जोड़ी क्यों बनी उसकी भी वजह है हम्म, कि ऐसे हालात में जो कवि है, बहुत टेम्परामेंट उनका अलग है और खुददार है, डोमिनेटिंग है, उनको ऐसी व्यक्ति चाहिए जो ये समझ ले। अच्छा, रवि रवि साहब का नेचर साहब ऐसा का था। नेचर ऐसा था, मैं मिली हूँ रवि साहब, अच्छा अच्छा। इतना सॉफ्ट नेचर था रवि साहब का। उन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है साहिर जी को। जो उन्होंने लिखा है उसे इतना अच्छा सजाया उन्होंने, एक वर्ड इतने कट नहीं किया। बिल्कुल। और मतलब इसीलिए तो कंटिन्यूटी में रहे। चोपड़ा साहब की कितनी फिल्में हैं। बिल्कुल लास्ट तक रहे। शुरुआत में मैं कहूँगी एक तो बहुत बड़ा काम जिसे कहा जा सकता है, जैसे मैंने कहा आपको मिलती है ज़िंदगी में, तो एक मोहब्बत। शुरुआत का गाना है। लेकिन वक़्त फ़िल्म के गाने, हम्म, आप वक़्त फ़िल्म का हर एक गाना खूबसूरत है। और साहिर जी भी अपनी मतलब चरम सीमा पे है, मैं कहूँगी। क्या लिखा है! एक तो टाइटल जो सॉन्ग है वक्त कि के दिन। हाँ, क्योंकि उसके शब्द है, वक़्त ने ऐसा तमाचा मारा मेरे मुँह पर। वो जो लाला है, क्योंकि देखो उसको भी एक बार गुरूर था अपने दौलत पे, अपनी शोहरत पे, लेकिन एक ही झोंका आता है, भूकंप हो जाता है, फिर धराशायी हो जाता है उसका साम्राज्य, और खत्म फिर हो वो जाता है। परिवार सब रास्ते पे आ जाता है। वक़्त एक ऐसी फ़िल्म है ना हम्म, जो आपको हिला देती है। तो मैं कहूँगी इतना खूबसूरत लिखा है। आशा जी का एक गाना मुझे याद आ रहा है, आशा जी के बहुत अच्छे गाने हैं हालाँकि उसमें, वक्त में ही। वक़्त में। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता क्या है। बात है। कितनी क्या बात है। खूबसूरती से कहा बहुत है। बढ़िया। बहुत सुरूर है, गुरूर है, लेकिन हमेशा एक बात आप ज़हन में रखना, साहिर जी हो या गुलज़ार साहब हो या कोई भी ग्रेट जो पोएट है हमारे, बिल्कुल इतना सीधा भी नहीं लिखते कभी। अगर 1-2 लाइनें सीधी लिखी भी, हम्म, आगे कहीं न कहीं जाके आपको थॉट प्रोवोकिंग कुछ ना कुछ उसमें बिल्कुल। रहेगा।
ये आपको ऊपर ऊपरी तौर पर आपको क्या लगता है, एक लव सॉन्ग है, एक रोमांटिक गाना है, एक बेचारी एक लड़की गा रही है, बिल्कुल। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है, ये गाना चल रहा है। इसके आगे की लाइन अगर आप देखें अंतरे में, जीने का सलीका आते ही सॉरी मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। ये आपको क्या बात! मतलब पूरी मजबूर अलग ही फिलॉसफी दे दी उन्होंने। कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि अभी-अभी मुझे ज़िंदगी के कुछ पल भेद मिले, खुल रहे हैं अब समझ आ और रही दुनिया। समझ आ रहा है, उसी वक़्त मुझे मरने में भी मृत्यु भी एक सुंदर चीज़ है और मृत्यु होना भी कोई दुःख की बात नहीं है, उसमें भी एक सौंदर्य है, उसमें भी जीवन की उतनी ही सच्चाई है, जितनी कि जीना एक सच्चाई है। उस पर इंसाइट आपको आती है और जीते-जीते ये दोनों बातें मतलब आप सोचते रह जाएँगे कि ये तो लव सॉन्ग था, आगे जाके इसका क्या हुआ? अच्छा, अंतरा तक लोग इतने डीप में जाते भी नहीं। अंतरे तक हम बड़े जाते नहीं हैं, फिर डीप में मैं कहना चाहूँगी कि साहिर जी हाँ, ने साहिर जब सुन रहे हो तो पूरा सुनो फिर। और आशा जी, जो बिल्कुल। अभी हमने जी, खोया है जी, जी। आशा जी को, तो आशा जी की गायकी के बारे में भी बोलना चाहिए यहाँ पे। 100% बोलना क्योंकि चाहिए। ये सब टीम वर्क है और जिस तरीके से आशा जी ने गाया, देखिए जब तुम मुझे अपना कहते हो, हुँ, तो अपना शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक पॉज़ है, रवि साहब का भी कमाल है और अपना इतना ही शब्द जो है, वो आशा जी किस तरीके से गाती जी। हैं। जब तुम मुझे अपना हाँ, कहते हो, तो अपना ऐसे नहीं गाया उन्होंने, जब तुम मुझे अपना कहते हो, सुर तो वही है सेम, देखिए, सेम। गौर से देखिए, और सुर वही सिंगिंग है। सिंगिंग के हिसाब से गोलाई तो होनी चाहिए। सिंगिंग और पॉज़, राइट। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है। संगीतकार रवि के साथ उनका उनकी जो 2 फ़िल्में ख़ासकर मेरी काफ़ी फ़ेवरेट रही, वैसे तो सारी फ़िल्में फ़ेवरेट हैं, बट हमराज और गुमराह 2 बहुत ही बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं। उसका उसका ख़ासकर एक गाना गुमराह का वो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। वो तो एक बहुत बड़ा अध्याय है। जी, मैं कहूँगी कि रवि साहब और उनकी जो जोड़ी बनी, जी। तो मैंने जैसे पहले भी कह चुकी हूँ कि एक तो टेम्परामेंट मैच हुए, एक को किसी को मतलब एक समझ आग, के एक लेना एक हाँ, शीतलता एकदम बिल्कुल। नदी। और जो गाना वक़्त के लिए जो गाने लिखे हैं जी, ना, उनके बाद वक़्त, गुमराह, हमराज, 3 क्या बात है! मतलब तीनों भी फ़िल्में बहुत ही अहमियत रखती हैं ओवरऑल हिंदी फ़िल्म्स हुँ, इंडस्ट्री में, इतिहास में। अच्छा। और रवि साहब और साहिर जी के जो गाने बने, जो मैंने एक बार कहा आपको कि चेहरे पे खुशी छा जाती है। हुँ, उसके बाद एक गाना था आशा जी का और भी एक गाना है गुमराह उसमें में, वक़्त वक़्त में, में। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग हाँ, उठी, ये तो दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग जाग उठी। उठी। देखिए चमक, खनक, सुरूर, गुरूर एक यमक प्रास जिसे हम कहते हैं वो भी मौजूद है लेकिन हाँ, थॉट भी है उसमें। तो आशा जी की गायकी इसमें भी काफ़ी सुनने जैसी है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है। ये गाना हुँ, और कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। अब ये धुन कितनी सिंपल है देखिए। क्या इस धुन में आपको इतने उतार-चढ़ाव या कुछ मुश्किल जगह, मुर्कियाँ कुछ ऐसे आती है दिखाई देती है? नहीं है। लेकिन फिर भी गाने में है, हुँ, ये सिंगर का कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। अगर जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर आपको बताते हैं, ना ना ला 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 बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सिंपल गाया नहीं है। कौन आ सुनते कौन आए। आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। देखिए कितनी जगह आई। कौन आया कि निगाह बारीक 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 मुर्कियां हैं।
उसकी वजह से गाना और भी खूबसूरत बना। और अगर आपने गौर से फ़िल्म देखी है, तो क्या एक बात आपने नोटिस की? जी, ये गाना पर्दे पर कौन है? साधना जी है। बिल्कुल। और साधना जी जिसके लिए गा रही हैं, वो अलग है हुँ, शख्सियत। हुँ, और आते हैं कौन है? तो राजकुमार साहब आते हैं। गाने का इंट्रो चलता है और बिल्कुल कौन आया जब शब्द है, उसी वक़्त, जी होती उसी मोमेंट पे राजकुमार जी की जी हो एंट्री है। जाती है। तो ये दिग्दर्शक का भी कमाल है कि कैसे फ़िल्माया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि गाना जब आप देखते हो तो कवि, जो गीतकार है, हुँ, संगीतकार, सिंगर, गायक और जिसने ये दिग्दर्शित किया उसका सबका उतना सबका ही ही कमाल है। सबका ही कमाल है। जी, जी। और उसी में और भी एक गाना है जो मैं कहती हूँ हमेशा कि साइकियाट्रिस्ट के लिए बहुत बड़ा काम करके गए हैं साहिर। एक तो जो बाद में हम बात करेंगे, चलो एक बार फिर से जी, अजनबी बन ज़रूर। जाए। और उसके पहले आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ये ना वक़्त तू। का ही है। जी, वक़्त जी, का गाना है। आजकल आप कितने सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ आते हैं लाइफ इन्फ्लुएंसर्स के, सब क्या कह रहे हैं कि आप प्रेज़ेंट टेंस में जीना चाहिए। हुँ, न कि अतीत आपके हाथ में है, हुँ, जो गुज़र चुका, और न कि भविष्य आपके हाथ में है। तो देखिए कितना खूबसूरत लिखा है कि आगे भी जाने ना तू, पीछे पीछे भी भी जाने जाने ना ना तो। तू, जो भी है बस यही एक पल है। और रवि साहब का संगीत एक वन ऑफ द बेस्ट मेलोडीज़ ऑफ ओवरऑल हिंदी फ़िल्म म्यूज़िक कहूँगी मैं। बिल्कुल सही। उसे जो बहाव चाहिए, उसे जो फ्लो चाहिए, क्योंकि अतीत है, काल जिसे हम अनादि अनंत कहते हैं, काल की कोई सीमा नहीं है। काल कहाँ से शुरू हुआ आपको मालूम नहीं, काल कहाँ पर खत्म हुए नहीं खत्म पता। होगा ये भी आपको पता नहीं है। तो वो चीज़ धुन में आनी चाहिए। क्लब सॉन्ग है फिर भी रवि साहब ने उसे रिदमिक नहीं बनाया। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो इतनी खूबसूरती से कंपोज़ किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और रवि साहब मुझे लगता है कि एक आशा जी और महेंद्र कपूर के प्रति उनका एक ख़ास लगाव भी था। जी, कई बिल्कुल, गाने उनके बिल्कुल। हिट गाने मैं कहूँगी महेंद्र कपूर साहब के करियर में रवि साहब का जी, बड़ा ही बहुत बड़ा हिस्सा योगदान है, है। क्योंकि इतने खूबसूरत गाने उन्होंने दिए हैं, ख़ास महेंद्र कपूर जी को। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है देखिए प्रकाश जी, एक शब्द आता है साहिर जी की रचना में और वो शब्द मैंने खुद हिंदी गानों में बहुत कम बार सुना है, अच्छा, चटकना। चटकने का मतलब आप तो जानते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल जब कोई टूटने से चीज़ पहले। हाँ, फूटती है या हम राई टूटने से पहले की टूटने से स्थिति पहले की चटके हैं सिर्फ़। चटके, मतलब चटकने में टोटल ये भी नहीं है, हुँ, टूटना टूटना नहीं टूट है, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो देखिए जिस्म से फूल चटकने की सदाएँ आई, हाँ, क्या लिखा है देखिए, कि मैं अब कली से फूल बन रही हूँ, तो वो चटकना है। आज एक ऐसी बात हो गई है कि जहाँ पर मेरा बचपन अभी खत्म हुआ और मैं जवान हो गई हूँ। इस फीलिंग से वो गा रही है और उसके लिए साहिर साहब चटकना शब्द इस्तेमाल करते। क्या कितना बात है! खूबसूरत क्या है बात ये है! सब। और जो मैं कह रही थी कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। कई बार ऐसी बातें साहिर जी ने लिखी हैं। एक धुंध भी फ़िल्म आई थी देखिए, हुँ, वो भी रवि साहब की। उसमें उसका टाइटल सॉन्ग ही ऐसा है कि संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुन से एक आना, धुंध से आना है, एक एक धुंध में धुंध जाना में है। जाना है। जी, आप कहाँ से आए आपको पता नहीं, आप कहाँ जाने वाले ये भी आपको पता नहीं। बिल्कुल सही। और जैसे आपने कहा जी, मैं हमराज़ वही गुमराह पे ही गुमराह इंतज़ार में और हूँ। हमराज़। जी, उसको डिकोड कैसे किया क्या है? बात है! मतलब गुमराह एक ऐसी फ़िल्म बनी थी देखिए, आज भी वो फ़िल्म उतनी ही लोग बड़ी बिल्कुल, चाव से देखते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं क्योंकि उस वक़्त वो बनी और उसका संगीत रवि साहब का था और इतने अच्छे गाने बने, मतलब एक तो पहला प्यारा-सा डुएट है और बाद में एक गाना और आता है उसमें जिसका ज़िक्र करना चाहिए कि
आप आए तो ख्याले वाह! दिले नाशाद आया, कितने भूले हुए ज़ख्मों का पता याद आया। अरे बाप रे! इतना क्या खूबसूरत बात है! महेंद्र कपूर ने गाया है उसे कि आप आए तो ख्याली दिले नाशाद आया, कितने भूले हुए ज़ख्मों का पता याद आया। वो ज़ख्मों का जो सुर लगाया हुआ महेंद्र क्या बात कपूर जी ने, कि ऐसी बात नहीं थी कि महेंद्र कपूर जी सिर्फ़ खड़े आवाज़ में गाते थे या ऊपर की उनकी खुली आवाज़ के लिए उन्हें जानते हैं सब हम लोग। लेकिन ये भी बात है, उनकी आवाज़ में वो एक कोमलता भी वो लेके बिल्कुल, आए। और फिर बिल्कुल, जिसका आपने ज़िक्र किया वो गाना तो सबसे खूबसूरत है और आज भी उस गाने की चर्चा हमेशा होती रहती है बिल्कुल। कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएँ हम दोनों। हमारे रिश्तों में जो दरार आ जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि अब ये रिश्ता आगे नहीं चल रहा। हुँ, तो कितने मतलब ब्रेकअप आज का शब्द है उसके लिए, लेकिन जब कोई कोई भी रिश्ता टूटता है, मैं तो कहती हूँ ये हर रिश्ते के लिए गाना है बिल्कुल सही। कि एक अपील है उसमें कि अभी जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है, हमारे हमारे रिश्ते में जो दरार आ चुकी है, तो क्या हम फिर से अजनबी बनकर मिल सकते हैं? फिर से अजनबी बनना इसका मतलब है एक दूसरे के प्रति हम बिल्कुल मतलब जानते नहीं है एक दूसरे को, तो कितना हमारा मन साफ रहेगा। हुँ, लेकिन ये सवाल पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएँ हम दोनों। ये खुद से भी वो बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? और फिर क्या भाषा है उसकी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे गीत में जो लैंग्वेज यूज़ की है साहिर जी ने, बहुत ही मैं कहूँगी रिच है, खानदानी है, अदब है उसमें। मैं तो कहती हूँ ये जो कविता या जो पोएट्री लिखी है साहिर जी ने, हर एक को बहुत ही गहराई से पढ़ना चाहिए। मतलब इतनी खूबसूरत भाषा है, अंदाज़ भी कुछ अलग ही है कि न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूँ दिल नवाज़ी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज़ नज़रों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में। देखिए लड़खड़ाना एक शब्द, उसका साउंड भी कितना अलग है। हमेशा कवि को ये भी बात ज़हन में रखनी पड़ती है कि जो मैं लिख रहा हूँ, वो सुनाई कैसे दे रहा है? क्योंकि अब ये उस जो कविता है वो कागज़ पर नहीं रहेगी, वो कोई गाएगा। तो साउंड भी एक फ़ोनेटिक एक चीज़ है। लड़खड़ाना का साउंड जो है वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न ज़ाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज़ नज़रों से। काफ़ी बार हम सुनते हैं ना तो ये राज़ नज़रों से हमें अलग-अलग पता नहीं चलता क्योंकि धुन के फ़्लो में वो चला जाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हर कविता को पढ़ा जाना चाहिए कि पढ़ के आपको पता चलता है कि क्या उसमें लिखा है। और फिर वो पेशकदमी शब्द कितना अच्छा यूज़ किया है और सबसे इम्पोर्टेंट जो फिर आता है कि एक मकाम आता है, जब ये रिश्ता बिल्कुल ही अलग हो जाता है, तो जो लिखा हुआ है, तारुफ रोग हो जाए, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। और वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि हम इतनी बारीकाई से सुनते नहीं हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी ज़रूर कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देना, जो अफ़साना अब आगे हम नहीं लेके जा रहे, तो उसे वैसे नहीं छोड़ना है, खूबसूरती से छोड़ना है। खूबसूरत मोड़ देना है, ये है उसमें। खूबसूरत मोड़ का मतलब यहाँ पे एक है कि जिस तासीर से, जिस उम्मीद से हम साथ आ चुके थे, हमने कुछ पल एक साथ गुज़ारे, कुछ ज़िंदगी के रास्ते एक साथ चले, अब उसी तासीर से, उसी अहमियत से, उसी खूबसूरती से हमें अलग होना चाहिए। दिल तो टूटने वाले हैं, लेकिन उसमें भी एक दर्जा हो, मतलब इतना गहराई तक जाके शाहिर लिखते हैं। ये गाना इतना मॉडर्न है मैम कि मुझे लगता है कि इसके समकक्ष अभी भी कोई गाना बना नहीं है और कोई बिल्कुल। इंस्पायर्ड भी हो तो क्या लिखे।
इससे आगे क्या लिखे या बिल्कुल, इसके बिल्कुल। पैरेलल भी क्या लिखे, तो बड़ा मुश्किल होता है इस पे लिखना। एक उनकी अगली फ़िल्म जिसके बारे में मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ लेकिन जानने के मैं लिए। कहना चाहूँगी प्रकाश जी जी, और भी जी। बातें, क्योंकि चलो एक बार फिर से एक गाना इसके बारे में हम 1-2 घंटे में बात कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल, ये तो पूरा एक मैं ये पॉडकास्ट ही इस गाने पे। जी, जी। मैं ख़ास तौर पे रवि साहब के बारे में कहना चाहूँगी जी, कि इतनी खूबसूरत अगर कविता है सामने, जी, तो संगीतकार का भी काम या उनकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ बहुत बढ़ जाती है। जाती है। अब कैसे इसे कंपोज़ किया जाए? देखिए धुन कैसे बनी? हुँ, धुन कहीं पर भी शब्दों पर हावी नहीं हो रही, पहली बात। शब्द आपको उभर के आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि चलो शब्द ही आप सुनिए गौर से। जी, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो, चलो शब्द ऊपर से नीचे आ रहा है। जी, चलो शब्द इसमें दोनों अर्थ निकल सकते हैं, हुँ, अगर आप आगे की शायरी मत सुने। हुँ, चलो, मैं अगर आपको कहूँ कि चलो, चलो कहीं हम घूमने जाएँ, कहीं हम मतलब कुछ घूम के अच्छे आते हैं। काम के लिए जा रहे हैं, हाँ, तो चलो में एक उत्साह है। लेकिन ये चलो अलग है, रिक्वेस्ट है इसमें। इसमें एक हार भी है। हाँ, तो चलो, ये सब ऊपर से नीचे आना, ये सब जिसे हम अधोवदना कहते हैं, जिसका मुँह, जिसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ है। हम कहते हैं ना कि चेहरा क्यों आपका गिरा हुआ है, क्यों ऐसे दिख हुँ, रहा है? तो ये सब मूवमेंट म्यूज़िकल भी होनी चाहिए। हुँ, चलो, ये हैप्पी हो गया, हुँ, लेकिन चलो, ये दुखी हो गया। ये कंपोज़र का कमाल है। ज़हन में आई बात आपके? बिल्कुल सही। और वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन। जब इंसान बहुत दुखी होता है ना, वो स्पीड से नहीं बात कर सकता। वो रुक-रुक के अटकाव है उसमें, क्योंकि ये सब उसके मन के खिलाफ हो रहा है, लेकिन ऊपर ही उसने एक एक लिया हुआ है अ, जिसे बेयरिंग हुँ, बेयरिंग लिया हुआ कि नहीं, इसे तो फेस करना है और जितना बिना हिंसा के इसके बाहर हम अगर आ सके, हुँ, बिना कुछ वायलेंस के, तो अच्छा है। लेकिन ये सब उसे भी पता है कि मैं खुद को समझा रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ये ब्रेकअप मेरे मन के खिलाफ हो रहा है, ये सब उसमें छलकता है। हुँ, चलो ये भी, और वो अफ़साना, ये जो रुक-रुक के गाना है ना, उसमें दुःख दिखाई देता है। ये रवि साहब का कमाल है। वाह! और ये गाना और काफ़ी गाने जैसे मैंने बताया आपको कि महेंद्र कपूर जी के करियर में इन गानों का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये गाने वो थे जिनके कारण मतलब गाने तो और भी आए महेंद्र कपूर के, बट हमराज और गुमराह के गाने ऐसे हैं जी, जी, जिनके कारण आज बिल्कुल। भी उनको सुना जाता है। हमराज क्या फ़िल्म थी, जी, कितनी खूबसूरत फ़िल्म थी। हमराज में भी रवि साहब के रवि हैं। साहब भी जी, हैं और महेंद्र कपूर जी हैं। एक गाना कितना खूबसूरत है वो नीले गगन के तले। धरती पे। कितनी सिंपल धुन बनाई देखिए, लेकिन कैनवास ही अलग है। आ, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। सिंपल, शबनम के मोती फूलों बस। पे बिखरे, दोनों की आस फले। देखिए मीनिंग है उसमें, सिर्फ नेचर का वर्णन नहीं है हुँ, कि एक दूसरे से मिलने की, दोनों की आस फल रही दोनों है। की आस है। फूलों को शबनम की आस है, शबनम शबनम को फूलों की आस है, और दोनों की आस फल रही है। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। स्त्री पुरुष आप देखते हैं, हमें लगता है कि स्त्री पुरुष का मिलन है। हुँ, नदिया का पानी दरिया से मिलने तक सीमित नहीं है ये सफर। कहानी। ये दोनों को एक दूसरे में मिल के भी कुछ और जगह भी जाना है, सागर की ओर जाना है। मतलब आप जितना सोचेंगे उतनी उसमें खूबसूरती आपको दिखाई हुँ, देगी और आप बोल मीनिंग रहे हैं और थोड़ा दिख रहा है मुझे। जी, 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 गहराई तक जाने वाली जी, ही बात है। मतलब सच में एक-एक गाना इनका साहिर साहब का एक-एक गाना मुझे लगता है कि एक-एक पॉडकास्ट का चैप्टर होना चाहिए।
और पढ़ाने लायक सब्जेक्ट है कि बिल्कुल एक सही। गाने पे आप पढ़ाई करें। मतलब वो प्यासा से लेके बाजी से लेके और जी। अभी हम हमराज पे ही पहुँचे हैं और बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल, बहुत बड़ा पूरी पूरी लंबा सफ़र तय करना है। लंबा सफ़र है इनका। इसके बाद रवि रवि साहब के बाद आपको क्या लगता है किनके साथ इनकी ट्यूनिंग वो जोड़ी वो जम पाई? जो आग और शीतलता वाली जी, बात जी, तो थी, जी, जिसके जी। बाद लगा कि नहीं ये जोड़ी काफ़ी एक बहुत भी खूबसूरत गाने की ओर जाना चाहती हूँ मैं। जी, चित्रगुप्त साहब का गाना है। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। इतना खूबसूरती से कंपोज़ किया। देखिए वो खूबसूरत शाम, शाम का धुआँ सब हमारे मतलब नज़र के गायकी भी ऐसी सामने। एकदम हाँ, गायकी हाँ, भी देखिए क्या कितनी खूबसूरत गायकी खूबसूरत। थी। ज़रा सी ज़ुल्फ़ खोल दो, हवा में इत्र घोल दो। एक यही कल्पना प्यासा में भी आई थी, हम वो हुँ, गाना रह गया, हुँ, बर्मन दा एस का। डी बर्मन जी का। अभी उसका ज़िक्र क्यों हो रहा है कि ज़ुल्फ़ शाने पे मुड़ी, हुँ, एक खुशबू सी उड़ी, खुल गए राज़ कई। इतना खूबसूरती से लिखा है देखिए। इस गाने का ज़िक्र करके फिर मैं आगे जाती हूँ कि ये बिल्कुल। जाने क्या तूने कही, हुँ, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। गीता दत्त जी ने गाया जी, हुआ। जुल्फ़ शाने पे मुड़ी, एक खुशबू सी उड़ी, खुल गए हाँ, राज़ कई, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। अब इतना खूबसूरत लिखा है। सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई, जाग उठे ख्वाब कई। अब थोड़ा बारीकी से सुनिए इसे। जी, जी, पहली जो 2 लाइनें हैं ना जी। अंतरे की, हुँ, वो अलग है और तीसरी लाइन में कुछ अलग हो रहा है। हुँ, सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई, जाग उठे ख्वाब गई, ये अलग है। जुल्फ़ शाने पे मुड़ी, एक खुशबू सी उड़ी, खुल गए राज़ कई। मतलब इसमें कुछ गैप रहनी चाहिए, तभी जाके वो तीसरी लाइन हाइलाइट होगी। जी, तो क्या होता है, एक सुर है, जो पूरे गाने में और कहीं नहीं है, वो है कोमल दहिवत सॉरी। हुँ, वो कोमल दहिवत सिर्फ़ तीसरी लाइन में आता है और वो तीसरी लाइन हाइलाइट करने के लिए उसमें फ्लूट का एक पीस रखा हुआ है, जिसे हम संगीत की भाषा में फिलर कहते हैं। वो फिलर इसलिए रखा है कि वो आपको उस सुर तक लेके जाएँ हुँ, और आपके लिए वो लाइन बहुत ही मतलब आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। हुँ, कौन-सा फिलर है देखिए, मैं सुर भी बताऊँगी, वे जी, फिलर भी आपको गा जी, के बताऊँगी, तब आपके ज़हन में ये बात आ बिल्कुल पाएगी। स्पष्ट हो जाएगी। जुल्फ़ शाने पे मुड़ी, एक खुशबू सी उड़ी, आ ये हुँ, पीस आ गया और हुँ, आ हुँ, ना ये कोमल दहिवत है। पूरे गाने में ये सुर कहीं नहीं है, यहीं पर आपको मिलेगा। खुल गए राज कई, बात कुछ बन ही बन शब्द कैसे रखा है, ये सब बातें होती है। उसी प्रकार चित्रगुप्त साहब ने भी इस गाने में बहुत ही खूबसूरती से कंपोज किया। हम आते हैं फिर ये पर्वतों के ये दायरे। पर्वत वगैरह है। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ये गाना चल रहा है। जी, ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है, हर एक ख़याल खो गया, अब बस यही ख़याल है कि फ़ासला ना कुछ रहे हमारे दरमियाँ। तो फ़ासला शब्द का अर्थ क्या है? अंतर। हुँ, तो धुन में भी अंतर आ जाए तो कितना वाह! खूबसूरत लगेगा। क्योंकि हमेशा आप ये देखिए जब ऐसा होता है कभी-कभी पहले से तय करके होता है, कभी अपने आप भी होता है। लेकिन जब-जब ये हुआ है तब-तब वो गाने बहुत ऊँचाई पर गए।
ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है, हर एक ख्याल खो गया, बस अब यही ख्याल है। अब फासला शब्द ध्यान से सुनिए कि फासला हाँ ऊपर गया, आप पहले नीचे तो गया नीचे आ गए, जी लेकिन फासला शब्द ऐसे ऊपर गया रखा है। हर एक ख्याल खो गया, बस अब यही ख्याल है कि फासला न कुछ रहे हमारे दरमियाँ, ये पर्वतों की दाद। कितना क्या खूबसूरत, बात है, देखिए बहुत ही बढ़िया। चित्रगुप्त साहब की बहुत ही मतलब उनकी ये स्टाइल थी कि बहुत ही मेलोडियस उनकी बनाते थे तर्जें हुआ करती थी। और भी गाना है पर्वतों के पेड़ों पर हम्म, शाम का बसेरा बसेरा है, है बिल्कुल सुरमई उजाला है चंपई अंधेरा, खयाम साहब का गाना है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए ये कुछ कुछ शब्द ऐसे है ना, आपको कहीं पर दिखाई नहीं देंगे कि चंपई अंधेरा क्या बात है, सुरमई उजाला क्या बात है। सुरमई उजाला उसे कहा जाता है जो जिसे हम संगीत में देखिए संधि प्रकाश कहते हैं। हम्म, संधि क्यों? शाम, दोपहर और से शाम हो रही है, शाम से रात आएगी और दो पहर जो पहर पैरों हैं, के बीच की प्रहर जगह बीच का जो है जॉइंट है, हम्म, उसे संधि कहते हैं। तो ये संधि प्रकाश है और ये सुरमई उजाला उजाला है वहाँ पे धीरे धीरे चंपई अंधेरे में जा रहा है, कन्वर्ट घुल मिल जा रहा है। और चंपई अंधेरा मतलब चंपा के फूल है, उसका सुगंध है, अंधेरा उससे महक रहा है। कितनी खूबसूरत कल्पनाएं बिल्कुल हैं, सही मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे गाने हैं जिसे अकेले में ही सुनना चाहिए। और जी प्रकाश जी इतना ही नहीं, अकेले में सुनते सुनते भी हमारे अंदर का भी एक और शख्सियत हमारी ही मिलता है अगर बीच में आ जाए तो हमें वो भी अखरेगी शायद। इतने ये गाने इतने गहराई से सुनने चाहिए। क्या और ये गाने तो ऐसे हैं कि हर गाना बताइए एक-एक गाना और ख़ासकर जब आपके जैसे बताने वाले हों, तो हर गाने में इतनी बारीकियाँ देखने को, सुनने को, समझने को मिलता है कि अदरवाइज़ तो हम लोग गाना एक सिंपल नो डाउट अच्छी कंपोज़िशन है तो सुनते हैं कि जी अच्छे लिरिक्स हैं। बट जितनी बारीकी आप बताते हैं इतने डिटेल में तो ये तो समझना एक एक अलग ही काम है। मतलब आप जी पूरी जी ज़िंदगी भी दे दो तो मुझे लगता है कि ये कम है नहीं, इनको बहुत समझने के बहुत लिए। ही बहुत बड़ा विषय है क्योंकि इतना काम इन लोगों ने करके रखा है। बिल्कुल सही। हम उनके काम को जानने में ही हमें इतना समय भी लगता है और एक इनसाइट डेवलप करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हम कह सकते कि हम उनका पूरा काम हमारी समझ में आया है। जी। तो एक लंबी कड़ी है मुझे लगता है कि रवि साहब से लेके जहाँ एस डी बर्मन से शुरुआत होती है और आर डी बर्मन तक की उनकी कहानी है। जी, जी, जी। इनके बारे में जयदेव साहब हैं जयदेव बीच बीच में। में जयदेव हैं, जी, एलपी हैं बीच में, बिल्कुल बिल्कुल। है। तो ऐसी उनके बाद मतलब 70s के बाद मुझे लगता है 60-70s के बाद ऐसे जी, कौन से म्यूज़िक कंपोज़र रहे जिनके लिए जब उन्होंने मतलब यशराज से मुलाकात हुई और यहाँ पे जी, जब गाने बनने लगे उनके, बिल्कुल। जहाँ पे कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है, जी। इस दौर की जब बात ये करें खयाम साहब ने 70s में जी, किया है, लेकिन हम दोनों उसके पहले आई। जी, तो जयदेव साहब के लिए जो साहिर जी ने लिखा वो भी कमाल का लिखा है कि कभी खुद पे कभी हालात हालात पे पे रोना रोना आया। आया, कौन रोता है किसी के खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। फिर मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर जी। फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये भी जयदेव के साथ ही था? जयदेव साहब अरे है वाह! और क्या बात भगवत गीता का सब तत्वज्ञान है इसमें। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, हुँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया कि बर्बादियों का जश्न मनाता चला। और क्या चाहिए आपको? एक ही गीत में आपको इतना मिल कुछ रहा मिल गया। है कि काफी दाद देने लायक है। और दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, ये भी उन्होंने ही लिखा। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, आज तक वो गाना चल रहा है। बिल्कुल, तो रॉकी और रानी की प्रेम उस कहानी उसमें भी फ़िल्म, यूज़ किया बिल्कुल, गया। उसमें भी हुँ, ये गाना चला, अभी न जाओ छोड़कर। मतलब इतनी तासीर है, उन नगमों में तासीर है। और एक आप मेरे ख़्याल से वो जो उनका मुझे लगता है अभी धुरंधर में कव्वाली यूज़ हुआ शायद वो जी भी बिल्कुल, साहिर ना साहब तो के कारवां की बिल्कुल, जी, ना तलाश तो है कारवां की साहिर तलाश। जी है, बिल्कुल।
और एन दत्ता साहब, क्योंकि साहिर जी का जो कलर है जी। अन्याय के खिलाफ, विषमता के खिलाफ और सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ जो साहिर जी ने लिखा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, लेकिन मर्दों ने उसे क्या दिया? मर्दों ने उसे बाजार दिया। इतना भी, जैसे आपने कहा ना कि ऐसा कभी लिखा गया नहीं बाद में, मैं कहूँगी इस गाने के बाद भी लिखने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। ये पूरी बिल्कुल कविता सही। आप बारीकी से अगर देखें तो रोना आ जाता है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। मतलब ये वो बेइज्जत चीज है जो बिकती है इज्जतदारों में। और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल। क्या चल रहा है? और आज देखिए और ये उस दौर में लिख दिया। उस दौर में लिखा है। मुझे जीने दो के गाने, ये जयदेव साहब के गाने मुझे जीने दो के, और ये औरत ने जन्म दिया साधना फिल्म से एन दत्ता साहब ने लिखा। एन दत्ता साहब का संगीत है वो, बहुत ही एन दत्ता के साथ भी उनकी बिल्कुल एक लंबी किए लिस्ट थे। रही। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, जी। कुछ फ़िल्में हैं उनकी, लेकिन साधना की ये सब हैं। लेकिन रोशन साहब के साथ बहुत अच्छा था। हाँ। मुझे लगता है कि उनके बाद रवि साहब के साथ बाद जी, मुझे लगता है रोशन साहब के साथ रोशन अच्छी ट्यूनिंग साहब, रही जी, उनकी। जी, जी, जी। बिल्कुल ही अच्छी जोड़ी बनी। और रोशन साहब का भी स्वभाव बहुत ही सिंपल था, शांत थे। शांत है। और रोशन साहब ने जो चित्रलेखा किया है, देन मन रे तू काहे न धीर धरे, यमन है और कितना ये अच्छा गाना तो ज़रूर सुनाइए, मन रे काहे न तू धीर धरे। और साहिर ने मन रे पे मतलब इस लैंग्वेज में भी लिख जी, सकते हैं उन्होंने तो। अभी देखिए ना, मन को समझा रहे हैं, मन को समझा रहे हैं कि अरे मन मेरे, तू धीर धर। ये सब होने वाला है, लेकिन साथ में कोई जाएगा नहीं हमारे साथ। मुझे लगता है ये जब उन पे इल्ज़ाम लगता होगा कि तुम खाली उर्दू लिखते हो ये अल्फ़ाज़, तब ये उन्होंने ये प्योर लिखा हिंदी होगा। में, आपने बिल्कुल सही कहा। चित्रलेखा के गाने इतने शुद्ध हिंदी में लिखे जी। कि एक भी उर्दू वर्ड शब्द नहीं, नहीं। शब्द नहीं है उसमें। जी। मन रे तू काहे न धीर धरे, निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह मन रे तू काहे न धीर धरे। राग यमन, और क्या बात है! यमन के क्या बात है! सुर रोशन साहब ने ऐसे उन सुरों हीरोइन। को ढाला है। मन रे, ये ऋषभ ही है, हुँ। सुर भी रे है, और अच्छा, उसे ढाला कैसे, हाँ वर्ड भी सुर, रहे हैं। हाँ, सही बात, क्या और बात है! ढाला कैसे है उसे कि समझाने का टोन है। ये बारीकी है कि शब्द भी रे और सुर भी रे हाँ, लगा हुआ है। ऐसे हाँ। नहीं गाया उसको कि मन रे, ये तो अलग हो गया, हुँ। इसका टोन अलग हो गया, इसका कनोटेशन अलग हो गया। देखिए ये सब एक्टिंग है ना, हुँ। पार्श्व गायन एक एक्टिंग है, अभिनय बिल्कुल। है। यहाँ पे इतनी छटाएँ हैं हुँ। सुर में, शब्दों में, कि वो आपको समझनी चाहिए। रफ़ी साहब का कमाल है और रोशन साहब की मतलब कंपोज़िशन कंपोज़िशन क्या है। कमाल है। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बाँधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बाँधा, काहे ये जतन करे। सिंपल, हुँ। कुछ ज़्यादा नहीं किया है। और आखिर में कहते हैं कि तुम जिसे ये पकड़ के बैठे हो ना, हुँ। कोई ना संग मरे, हाँ। कोई ना संग मरे। मन रे। 4 शब्द हैं, कितना गहरा मीनिंग है उसमें कि क्या-क्या लेके जाएँगे आप? कोई नहीं है आपके साथ उस वक़्त, आप अकेली हैं। सोचने पर मजबूर बिल्कुल, करते बिल्कुल। हैं साहिर। और बहुत सारी बातें हैं, मतलब चित्रलेखा तो एक विषय ऐसा छेड़ा है आपने कि शास्त्रीय संगीत का भी कमाल था।
जी। एक गाना आपको याद है उसमें, तेरी जाने ना दूंगी, बिल्कुल। आपको पता होगा ये पहले बंदिश है, अच्छा, ये कामोद राग है उसकी और बंदिश है। उसकी बंदिश है, और उस बंदिश का टोन अलग है। मैं जी, जी, बिल्कुल। बहुत ही भाग्यवान हूँ, क्योंकि मैंने ये क्लासिकल जब सीखा है तब घराने की बंदिश सीखी है, कामोद राग की, ये ओरिजिनल बंदिश। जी, तो उसका देखिए आप, तभी मुझे पता चला कि जब बंदिश का गाना बनता है, तो कितनी सारी बातें आ जाती है उसमें। तो ये जाने ना दूँगी मैं तो अपने बलम को, ये तो साहिर जी के शब्द नहीं हैं, ये पारंपरिक हैं। जी, तो पारंपरिक बंदिश कैसी है मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल। ये बंदिश है जी, कामोद राग की, कैसे चलती है देखिए। हम्म, अरे जाने ना दूँगी माही रे, जाने ना दूँगी माही रे, अपने बलम को नैनन में कजरा को, पलकन मूंद मूंद, अरे जाने न दूंगी। इसका लगाव देखिए आप, बिल्कुल शास्त्रीय संगीत का लगाव जैसे होना चाहिए, जी। क्योंकि पारंपरिक बंदिश ही है। अब इसका गाना बनेगा, हुँ, जो कि फ़िल्म सॉन्ग होगा, जो आम आदमी तक जाने वाला है। हुँ। तो इस प्रकार से तो वो नहीं जाएगा, नहीं, उसमें थोड़ा हल्कापन चाहिए, जी, जो लोग गुनगुना सके। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात, अब जिस पर फ़िल्माया जाने वाला है, जो सिचुएशन के लिए हम ये यूज़ करने वाले हैं, उस सिचुएशन की डिमांड क्या है? हुँ, तो वो जो गा रही है, वो राज नर्तकी है और खुद नहीं नृत्य कर रही वो। हुँ, उसकी जो सहायक हैं, वो डांस वो डांस कर रही है और मीना कुमारी जी उसे आदेश दे रही है, अपनी आँखों से भी हुक्म चलाती है वो। तो उसकी लैंग्वेज कैसे होगी? उसका टोन ऐसा है, मैंने जैसे कहा कि स्त्री के मन का अलग-अलग हिस्सा, अलग-अलग सूक्ष्म भी उसमें जो काफ़ी पहलू आते हैं। स्त्री जब अपने प्यार का इज़हार करती है, तो हिचकिचाती नहीं है साहिर जी की रचनाओं में। इसमें भी उसका टोन अलग है। आलिरी रोको ना कोई, करने दो मुझको मनमानी। हुँ, ये पहले लिखा, अब हुँ, बाद में एरी जाने ना दूँगी आएगा। आलिरी रोको ना कोई, करने दो मुझको मनमानी, आज मेरे घर आए वो प्रीतम, जिनके लिए सब नगरी छानी, आज कोई बंधन ना भाई, आज है खुल खेलन की ठानी। ये सब उसके पहले आता क्या है बात! कि आज कुछ बंधन मुझे, मैं नहीं मानूंगी, आज मैंने भी तय कर लिया है। हुँ, देखिए अब लैंग्वेज कैसे बदल गई, और अब धुन देखिए, शब्द देखिए। तेरी जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, मैं तो अपने रसिक को नैनों में रख लूंगी, पलकन मूंद मूंदेरी, जाने ना क्या बात है! दूंगी। क्या बात! कैसे बंदिश थी, उसकी अलग ब्यूटी थी, हाँ, इसकी अलग ब्यूटी है। अलकों में कुंडल डालो, देह सुगंध रचाओ, जो देखे मोहित हो जाए, ऐसा रूप रचाओ। आज सखी पी डारूंगी मैं, दर्शन जल की बूंद बूंद। क्या बात! तो बंदिश का गाना बना, इसलिए साहिर जी ने अपनी लैंग्वेज भी बदल दी, पूरी लैंग्वेज बदल दी उन्होंने, पूरी लैंग्वेज बदल दी, कैरेक्टर ही और बदल गई राइटिंग रोशन की। साहब ने कामोद क्या राग बात! में ही गाना इतना अच्छा कंपोज़ किया। खूबसूरत बनाया। जी, शाहिर साहब की तो मतलब लंबी कहानी और मुझे लगता है लंबी जर्नी है। अगर हम इसको एक
चूँकि हम लोग एक नेक्स्ट पॉडकास्ट भी करेंगे जिस पे जी, चर्चा जी, होगी। जी, बिल्कुल इसको करेंगे। हम कहीं क्लोज़ करना चाहें, तो ये 3-4 गाने जिस पे लगता है कि यहाँ से तो स्टॉप क्लोज़ तो नहीं हुआ, स्टॉप होगा, बिल्कुल, नेक्स्ट अगली एक यात्रा के अल्प लिए विराम होगा। अल्प विराम होगा, तो कहाँ हम क्लोज़ करें? क्योंकि ख़याम साहब पे आएँगे। ख़याम साहब पे ही क्लोज़ जी, करते हैं। जी, जी, ख़याम साहब पे आएँगे। एक बड़ा गाना इन दोनों की जो जोड़ी के से जो निकला हुआ गाना है कि जो वादा किया निभाना बिल्कुल, पड़ेगा, और क्या डुएट वो बना है हम देखिए। मतलब आज भी हम सुनते हैं वो आज गाना। भी जी, मतलब और इतना ड्यूरेशन उसका छोटा-सा गाना है, हम लोग मतलब गाते जब हैं तो यहाँ शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया गाना। लेकिन उसकी आज भी इतना खूबसूरत लगता है तो क्या क्योंकि गायकी है, रोशन मतलब साहब अदायगी उतनी ही प्यारी, क्या बात है! और उसे हम पैरेलल डुएट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों की कुछ पहले तो रफ़ी साहब गाएँगे गाएँगे। पूरा जी। अंतरा, फिर लता जी पूरा अंतरा गाएँगी और तीसरा अंतरा दोनों साथ में गाएँगे। अच्छा, इसको पैरेलल डुएट बोलते हाँ, हैं। ये हाँ, मैंने मतलब ऑब्ज़र्व किया है कि ये भी एक अलग तरीके का डुएट बना, रोशन साहब ने बनाया। और बरसात की रात कौन भूल सकता है? हाँ, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे भूलेंगी वो बरसात। बरसात की रात। उसमें एक शेर आ जाता है देखिए, थोड़ा शायर हमेशा मतलब हर कलाकार मैं कहूँगी, खुद से बहुत प्यार करता है और करना करना भी चाहिए। जी। तो लेकिन इसमें एक शेर आ जाता है कि अजनबी सी हो मगर गैर हाँ, नहीं लगती हो। देखिए फ़र्क है। हाँ, अजनबी से हो मगर गैर गैर नहीं नहीं लगता। लगती हो, वहम से भी जो हो नाज़ुक हाँ, वो यक़ीन लगती हो। हाय ये फूल सा चेहरा ये घनेरी ज़ुल्फ़ें, हाय ये फूल सा चेहरा ये घनेरी ज़ुल्फ़ें, मेरे शेरों से भी तुम मुझे हँसी लगती हो। हाँ, हाँ, कितना खूबसूरत क्या बात लिखा है और ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात। और उसी में जो कव्वाली आई बाद में, ना तो कारवां की तलाश है। जो अभी धुरंधर में फिर से वो इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पारंपरिक थी पहले, हुँ। अच्छा, ये लेकिन पारंपरिक कव्वाली है। जी, लेकिन उसको बाद में जो हुँ, साहिर जी ने लिखा है, इश्क इश्क है इश्क, वो बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है, जो हर एक का धर्म हर एक को प्यारा है और हर एक धर्म में एक ही बात कही है, प्रेम सबसे जो अहमियत रखता है वो प्यार है। तो प्यार में वो ताकत है, जो मिट्टी में से भी उठकर खुद भगवान हो जाए। वाह! तो ये लिखते हुए साहिर लिखते हैं हुँ, कि खाक को बुत हुँ, और बुत को देवता करता है इश्क। पहले तो खाक है, जी, जी। उसका आप पुतला बनाएँगे हम। हुँ, जब भगवान को भी गणपति जैसे हैं, हम मिट्टी से गणपति बिल्कुल, ब बिल्कुल। की मूर्ति बनाते हैं, हाँ, फिर पूजा से, मंत्रों से उसमें देवत्व हम लाते हैं। लेके आते हैं। तो उसी प्रकार खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है आय इश्क। हाय! क्या बात है! और क्या चाहिए? क्या देखिए चाहिए? रोंगटे खड़े हो जाते बिल्कुल, हैं क्या लाइन है। कि इश्क वो चीज़ चीज़ है, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरी उम्र भर की तलाश है। और मतलब ये गाना, ये कव्वाली मतलब ये भी एक हिस्टोरिकल है, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना बिल्कुल, कम है। बिल्कुल। रफ़ी साहब, मन्ना डे एक अलग ही कहानी काफ़ी उनकी। दिनों तक इसकी रिहर्सल चलती जी, रही, जी। इतने साथ में लोग गाए और रफ़ी साहब की आवाज़ में कहाँ से कहाँ जाते जाता है गाना और क्या सुर लगते हैं। मतलब 2 ही थे सिंगर, रफ़ी साहब, मन्ना डे ही थे इसमें। एसडी जी, बातिश थे, मन्ना डे, हाँ, सुधा मल्होत्रा, उसका 4-5 आशा सिंगर जी, थे। बिल्कुल भी सभी मिलके एक कव्वाली बनी है और इतना और इतना अच्छा जेल है कि पता नहीं चलता कब देखो कौन आ रहा है, फिर जा रहा है फ़ास्ट गाने में। आज भी ये गाना लाइव स्टेज पे गाना भाई एक चैलेंजिंग चैलेंज है। है। आप बहुत बार रिहर्सल करनी पड़ती है तभी जाके ये गाना बनता है, नहीं तो हर एक कहीं न कहीं गलती होने के चांसेस है। मतलब इतना उसको अच्छे से नीट किया, वूवन जिसे बोलते हैं ना टाइट, आपको हिलने का मतलब कोई मौका ही नहीं हुँ, है इसमें। तो तो एक एक ऊँचाई पर थॉट आपके जाते हैं। देखिए हमेशा मैंने जो पहले बार कहा था कि प्यार से शुरू हुआ है, हुँ, लेकिन लाइटली मत लेना। ये कहीं न कहीं आपको फ़िलॉसफ़ी फिलॉसॉफिकल में ले जाएगा। कहीं न कहीं लेके छोड़ेंगे तो नहीं जाएँगे। वो। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपको कहीं न कहीं पर दिखाई देगा वो, बिल्कुल। साधारण राइटिंग है ही नहीं उनकी, वो तो जी, जी, जी। वो अब शुरुआत वो मुखरी की बात नहीं, वो अंतरे तक और जाना होगा जिसका आपको। ज़िक्र आपने किया जी, था रवि साहब का वो भी गाना रोमांटिक है लेकिन इतना खूबसूरत है कि छू लेने दो नाज़ुक होठों को, इतना कुछ और नहीं खूबसूरत है से जाम। गाया। जी, कुछ और नहीं है, जाम है ये। मतलब रफ़ी साहब की गायकी, साहिर जी की कलम और रोशन साहब का या रवि साहब का जब संगीत ध्यान में आता है, एक एक जगह पे आता है। आज भी वो गाने गाए जाते हैं, सुने जाते हैं, कोई जोड़ नहीं है।
फिर वही बात होगी कि कहाँ खत्म किया जाए इस चर्चा को। और मैं मतलब ये जिम्मेदारी आप पे ही छोड़ता हूँ कि इस चर्चा को आप एक विराम दें, ताकि हम लोग फिर एक नई चर्चा पे जाए जी, नेक्स्ट जी, जी। एपिसोड में। तो किनके साथ वो क्लोज करेंगे, करना चाहेंगे? ख़याम साहब एक ख़याम ऐसे साहब। संगीतकार थे जी, जिन्होंने शुरू तो किया 50s के जी। इसमें, लेकिन 70s तक जिन्होंने काम बहुत ही अच्छा किया है, हम जानते हैं 80s तक। और उनके साथ साहिद साहब जब तो जुड़े तो बिल्कुल जुड़े हुए थे, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगी कि काफ़ी सारे गाने रह गए हैं जो ये सुनने वाले थे। मैं भी खुद मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि किसी न किसी के ज़हन में और कई सारे गाने ज़रूर आए होंगे, ज़रूर संगीतकार आए होंगे, लेकिन एक ही एपिसोड में इन सबको सबको समाना बड़ा मुश्किल काम है। न्याय देना बिल्कुल मुश्किल है और मेरे भी बस की बात नहीं है, जी, मेरी जी। मर्यादाएँ हैं। तो मैं चाहूँगी कि ख़याम साहब के गाने पर हम आएँ, जी, क्योंकि एक जो कविता उन्होंने बहुत ही शुरू-शुरू में लिखी थी अपने करियर के, साहिद साहब ने। साहिर साहब ने, जी। कभी-कभी मेरे दिल में ख़याल आता है, हुँ, कभी-कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि ज़िंदगी तेरे नर्म ज़ुल्फ़ों की छाँव में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी कोई सकती थी। और ये तीरगी जो मेरे जिस्म का मुक़द्दर है, तेरे नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। वाह! मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम नहीं, तेरी जुस्तजू नहीं। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम नहीं, तेरी जुस्तजू नहीं। गुज़र रही है ज़िंदगी कुछ इस तरह, अब इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। कभी-कभी क्या मेरे दिल में ख़याल क्या आता बात! है। इतना खूबसूरत जब कोई लिखता है तो मुझे लगता है कि ख़याम साहब को भी लगा होगा कि मैं इसको क्या करूँ? कितना खूबसूरत गाना बना। कभी-कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी-कभी मेरे दिल में ख़याल आता है। ये ख़याम साहब क्या का बात है! गाना। क्या बात! लेकिन सबसे मुझे अच्छा लगता है कि एक गाना, वो सुबह कभी तो आई, हाँ, और एक आशावाद हुँ, उनकी कविता में जो दिखाई देता है कि वो सुबह कभी कभी तो तो आई, आएगी। जो फ़िल्म बनी थी। और इतना खूबसूरत गाना, माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं। मतलब दोनों पहलू हैं। हुँ, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ कुछ भी भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी कभी तो तो आए। आएगी। साहिर जी ने लिखा है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है कि बिल्कुल, कभी कभी इंसान को त्याग का भी एक नशा चढ़ जाता है। हाँ, त्याग एक ही बात ऐसी नहीं है, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। मतलब दोनों का बैलेंस होना चाहिए, और कई सारे मीनिंग्स हैं इसमें, लेकिन ऊपरी-ऊपरी तौर पर इतना भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। बिल्कुल आपकी दुखती रग पर बिल्कुल, हाथ रख बिल्कुल सही। दिया है कि जिस धर्म को आप स्टैंडर्ड मान के चलते हो, उसका सिखाया हुआ इतना कुछ जी, आप जानते हो, हर धर्म में ये बताया, लेकिन क्या वो धर्म भी एक जैसा है? बिल्कुल। फिर रोशन साहब है, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को
कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो। भगवान को क्या तुम, क्या बात है। यही उपरोध उसमें भी आता है। और फिर मैं कहूँगी कि जैसे हर एक कलाकार को लगता है कि क्या मेरे बाद ये सब रहेगा? क्या मुझे ये अभी लोग तो अच्छा कह रहे हैं, लेकिन क्या मेरे बाद मेरी कला रहेगी, या अभी भी मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके बाद कुछ भी रहेगी। मायने रखते ये आपने हैं? शुरू में ही बोला कि उनके जी, अंदर ये जी। बेचैनी थी कि मेरे बाद होगा क्या? बेचैनी थी, जी, जी, ज़रूर साहित्य बेचैनी, और आपके अंदर। हर कलाकार में है। अश्कों में जो पाया है वही गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि ज़माने को गिला आहा! है। क्या बात है। हम फूल है, हुँ, औरों के लिए लाए हैं खुशबू। देखिए कलाकार कैसे रहते हैं। हम फूल है, औरों के लिए लाए औरों हैं। के लिए लाए हैं खुशबू, अपने लिए ले दे के बस एक दाग मिला है। आहा! क्या बात है। जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, लेकिन जो सांस पे गुजरी है वो किस दिल किसने को बोला? पता है। क्या लिख के गए देखिए। हर साज जब बजता है तो वो जख्मी होता रहता है, और किसी भी सृजन या किसी भी निर्माण के पीछे जो दर्द है, दर्द तो है ही। किसने जाना। और उसी दर्द को लेकर शायद इसी मूड में लिखा होगा कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो बहुत पल बहुत मेरी very good। कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ये सुर, ये शब्द, ये सब जो लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि वो कालजयी है। और जब इसका भी एहसास हो जाता है कि नहीं, इन ये सब रहने वाला है, लेकिन अलग रूप में रहेगा। हुँ, रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, रंगों और उमंगों की मियादें खत्म नहीं नहीं होती। होती। पहले तो लगता था कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, कल कोई मुझको क्यों याद करे, मशरूफ़ ज़माना मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त वक़्त। अपना बर्बाद करे। उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं, रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, रंगों और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी कहानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है, मैं हर एक पल का शायर हूँ। हम तो रहेंगे इस दुनिया में किसी न किसी रूप में रहेंगे। किसी न किसी रूप पे। क्या बात। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा बात करके, और जैसा धन्यवाद। पिछला सेशन था मुझे लगता है उतना ही यादगार जी, जी, ये जी। सेशन भी हो। और साहिर पे वही है, साहिर लुधियानवी पे जब चर्चा हो, और मुझे लगता है घंटे का वक्त तो बड़ा बहुत ही बहुत कम है, ज़्यादती होती है कि हम लेकिन इसको एक हमारी डायरी एक में लिख। कोशिश जी, थी जी। कि कुछ न कुछ बात कर सकें लेकिन एक उनके बारे हर में। फॉर्मेट की एक लिमिटेशन होती है कि अब कितनी ही चर्चा की जाए, जी, साहिर जी, तो बिल्कुल, सदियों तक चर्चा करने वाली चीज़ है। सही बात, और उम्मीद करेंगे कि हम नेक्स्ट जब मिलें तो फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएँ, या फिर नेक्स्ट सही, जिस पे आपकी इच्छा होगी कि उस पे बात करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आने के लिए, और साहिर लुधियानवी पे चर्चा मुझे भी करने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे विषय पर बोलने का, कुछ बात करने का मौका मुझे मिला। बहुत-बहुत जी, आभारी हूँ। थैंक यू।